हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी साइंस में चैप्टर नंबर 9 को करेंगे। और फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग रोज की तरह जैसे एक चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, तो सबसे पहले इस चैप्टर से आपके जो है कि टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में जो है कि कितने प्रश्न पूछे गए थे, सबसे पहले हम लोग उसको जो है कि प्रूफ के साथ में देखेंगे। तो यहाँ पर आपको जो है कि फ्रेंड्स पहला प्रश्न आपको जो है कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये फ्रेंड्स प्रश्न जो है कि आपके टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम पीआरटी में पूछा गया प्रश्न है, जो कि इसी चैप्टर से जो है कि पूछा गया था। तो यहाँ पर आप जो है कि देख सकते हैं, वाहनों के साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, वाहनों के साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए उत्तल लेंस का जो है कि प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर है। और ये जो है कि यहाँ पर आप जो है कि देख पा रहे होंगे, इसी चैप्टर से जो है कि दिया गया है उत्तल दर्पण का उपयोग। और देखिएगा, यहाँ पर उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। ये दर्पण वाहन के पार्श्व में लगे होते, पार्श्व मतलब पीछे लगे होते हैं। इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकता है। और ये देखिए, उत्तल दर्पणों का उपयोग इसलिए प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। यद्यपि वह छोटा होता है, इनका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक होता है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। अतः समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ होते हैं। यानी कि वाहनों के पश्च दृश्य को देखने के लिए जो है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जो कि इसी चैप्टर से पूछा गया है। यहाँ पर आप जो है कि देख पा रहे होंगे, प्रकाश और परावर्तन तथा अपवर्तन। तो इसमें जो है कि मुख्य रूप से उत्तल दर्पण के बारे में और अवतल दर्पण के बारे में, और इनका दोनों का उपयोग उत्तल दर्पण का और अवतल दर्पण का, और जो है कि यहाँ पे परावर्तन और अपवर्तन के बारे में जो है कि आप लोगों को पढ़ना है इस चैप्टर में। तो यहाँ पर ये देखिए, ये प्रश्न आपके जो है कि इसी चैप्टर से पूछा गया था, जो मैं यहाँ पर आप जो है कि देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है कि देख लीजिए। और देखिए आगे एक और प्रश्न जो है कि आपके टीआरई जो है कि टीआरई जो है कि 2.0 6 to 8 मैथ और साइंस वाले में पूछा गया था। और देखिए फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न जो मैं बता रहा हूँ जिस जिस पेपर से, इनके सभी के जो है कि पेपर आपके जो है कि टेलीग्राम चैनल पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे फाइनल आंसर की के साथ में अवेलेबल है। आप जो है कि जाइएगा और देखिएगा, 122 नंबर का प्रश्न है। ये जो है कि आपके टीआरई 6 to 8 मैथ और साइंस वाले में पूछा गया था। यदि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलते चलते एक लघु किंतु स्थिर कोण से मुड़ जाए, तो यह घटना क्या कहलाती है। तो फ्रेंड्स, यह घटना कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन। और जैसे कि आपके जो है कि ये प्रकाश का अपवर्तन किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर ई था। ठीक है, और ये जो है कि आपके इसी चैप्टर से पूछा गया है। आप जो है कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा, किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश सरल रेखा में गमन करता प्रतीत होता है। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करता है, तो ये क्या होता है, अ, यह अब भी सरल रेखा में चलता है या अपनी दिशा बदलता है। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न। और देखिएगा, कांच के बर्तन में रखे पानी में किसी पेंसिल को आंशिक रूप से डुबा डुबा देखा है, डूबे देखे हैं। यह वायु तथा पानी के अंतरापृष्ठ अर्थात पानी की ऊपरी सतह पर टेढ़ी प्रतीत होती है। तो पानी में जो है कि पेंसिल को आप जो है कि डाल के देखेंगे, तो वो हल्की सी टेढ़ी प्रतीत होती है। तो यही जो है कि कहा गया है। और ये प्रश्न भी आपका जो है कि इसी चैप्टर से आया था। और एक और प्रश्न जो है कि आपके जो है कि टीआरई 1 में पूछा गया था, पीआरटी में। ठीक है, तो ये देख पा रहे होंगे आप, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंग। तो सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंग जो है कि बैंगनी है। और बैंगनी जो है कि आपका राइट आंसर है। और ये जो है कि आपके इसी चैप्टर से क्लास 10th की एनसीईआरटी से ही पूछा गया था। यहाँ पर जो है कि आप देख पा रहे होंगे, मैं टीआरई 1 भी लिखा हूँ आपके जो है कि सुविधा के लिए। और देखिएगा वर्डों का क्रम, तो सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंग बैंगनी, फिर उसके बाद जामुनी, फिर नीला, हरा, पीला,
और नारंगी और सबसे जो है कि कम अपवर्तित होने वाला रंग लाल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि दिया भी गया है और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे दिया भी गया है लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है और बैंगनी जो है कि सबसे अधिक झुकता है। तो यहीं से ये प्रश्न जो है कि पूछा गया था। अब फ्रेंड्स आप लोग जो है कि प्रश्न को देख लिए, अब हम लोग चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे और इसमें जो है कि महत्वपूर्ण फैक्ट को जो मैंने हाईलाइट किया है उसको देखेंगे और जो है कि जैसे ही चैप्टर खत्म होगा इसी वीडियो में इस चैप्टर का जो है कि एमसीक्यूज भी हम लोग कंप्लीट, तो एमसीक्यूज भी करेंगे। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे प्रकाश से संबंध है अनेक, यहाँ पे आप जो है कि देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा, प्रकाश से संबंध से अनेक सामान्य अद्भुत परिघटनाएं हैं, जैसे दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष के सुंदर रंग, किसी माध्यम द्वारा प्रकाश को मोड़ना आदि। इस जो है कि चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, और यहाँ से जो है कि आप देख पा रहे होंगे यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इनके किनारों किनारों पर जो है कि मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। आप जो है कि यहाँ पे देख लीजिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और प्रकाश के परावर्तन, तो प्रकाश के परावर्तन में जो है कि कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं यहाँ पर देख लीजिएगा। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन में जो है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के जो है कि बराबर होता है। ठीक है, और यहाँ पर दूसरी पॉइंट, आपतित किरण दर्पण के अत्यंत बिंदु पर अविलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। और यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जाएगा, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। तो पूछा जाता है प्रश्न की समतल दर्पण द्वारा द्वारा जो है कि कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो है कि प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा बनता है और प्रतिबिंब का साइज साइज जो है कि बिंब वस्तु के साइज के ही बराबर होता है और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने जो है कि बिंब रखा जाता है। तो जितनी दूरी पर रखा जाएगा उतनी ही दूरी पर बनेगा। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप ऐसे दर्पण जिनका परावर्तन पृष्ठ गोली है, गोली दर्पण जो है कि कहलाता है। और यहाँ पे गोली दर्पण के बारे में भी हम लोग को पढ़ना है। तो यहाँ से देखिए गोली दर्पण का अपवर्तक पृष्ठ अंदर की ओर बाहर की ओर वक्रित हो सकता है और गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर यानी कि अंदर की ओर जो है कि अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और जो है कि यहाँ पर देखिएगा वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है उसे जो है कि उत्तल दर्पण हम लोग कहेंगे। चम्मच का जो है कि अंदर की ओर वक्रित पृष्ठ लगभग अवतल दर्पण की जैसा होता है और चम्मच का बाहरी ओर उभरा हुआ पृष्ठ लगभग उत्तल दर्पण जैसा होता है। तो ये जो है कि आपको देखना है। और यहाँ से गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो दर्पण का ध्रुव जो है कि किसे कहते हैं, तो गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है और ध्रुव को प्रायः जो है कि पी अक्षर से डिनोट करते हैं या दर्शाते हैं। ठीक है, और गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। हम गोले का केंद्र गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। यह जो है कि इसको सी से डिनोट करते हैं किसको, तो वक्रता केंद्र को। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के सामने स्थित होता है, यद्यपि उत्तल दर्पण में यह दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के पीछे स्थित होता है। तो यहीं से फ्रेंड्स प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहाँ पे ये देखिएगा, ये जो है कि ऐसे जो है कि क्या होगा, ऐसे अगर उभरा रहेगा तो अवतल दर्पण होगा और जो है कि ऐसे उभरा रहेगा अंदर की ओर तो बाहर की ओर तो उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये जो है कि आप देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स यहाँ से मैं नीचे भी अवतल दर्पण के बारे में उत्तल दर्पण के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रखा हूँ जो कि महत्वपूर्ण है। और यहाँ से देखिएगा अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर कुछ किरणें आपतित हो रही हैं। परावर्तित किरणों को प्रेक्षण कीजिए, वे सभी दर्पण की मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिल रही हैं, प्रतिच्छेदित हैं। तो यह जो है कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। देख रहे हैं आप जो है कि ये अवतल दर्पण है और यहाँ से प्रकाश जो है कि आ रही है और यहाँ से जो है कि यहाँ से मुड़ के जो है कि एक ही बिंदु पे यहाँ पे मिलती हुई दिखाई प्रतीत तो हो रही है। ठीक है, तो एक जगह पे मिलेगी तो अवतल दर्पण और जो है कि किरणें जो है कि आएंगी और इधर उधर चली जाएंगी तो वो जो है कि उत्तल दर्पण
होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये आप जो है कि देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स इसका पीडीएफ आपको जो है कि टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है जैसे चैप्टर खत्म होता है, तो वहाँ से जो है कि आप खुद से नोट भी बना सकते हैं। देखिएगा, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर तथा फोकस दूरी एफ के बीच कोई संबंध है। तो देखिएगा आर बराबर क्या होता है, और 2f होता है, यानी कि एफ बराबर जो है कि आर बटा जो है कि 2 भी हो जाता है, और आर बराबर 2f भी होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये देख लीजिएगा, जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की जो है कि आधी होती है। तो ये आप यहाँ से देख लीजिएगा। और यहाँ से जो है कि और भी आपके जो है कि प्रश्न बनते हैं। देखिएगा, किसी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की विभिन्न स्थितियों से बने प्रतिबिंब। देखिए, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इसको जो है कि नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, अवतल दर्पण को अगर अनंत बिंब की स्थिति अनंत पर होगी, तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस दूरी पर होगी, और प्रतिबिंब का साइज कैसा बनेगा, तो अत्यंत छोटा और बिंदु साइज का बनेगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो वास्तविक एवं उल्टा। तो इसमें जो है कि अगर जो है कि बिंब की स्थिति केंद्र पर रखा जाए, तो एफ तथा सी के बीच में तो छोटा बनेगा, और वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये जो है कि आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और यहाँ से जो है कि देख लीजिएगा, किसी की किरण आरेख का उपयोग करके गोली दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का निरूपण। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा। और यहाँ से देखिएगा आप, परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी, अथवा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से अपसरित होती प्रतीत होती है, यानी कि अपसरित होती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, और यहाँ से अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर निर्देश करेगी, तो परावर्तित के पश्चात अक्ष के समानांतर निकलेगी। तो यहाँ से ये जो सारे फैक्ट हैं, और जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यहाँ से खास तौर से देखिएगा, पीआरटी के लिए तो अवतल दर्पण का उपयोग किस किस में होता है, ये इम्पोर्टेंट है। और उत्तल दर्पण का उपयोग किसमें किया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और प्रतिबिंब जो है कि नहीं पूछा जाता है आपके जो है कि पीआरटी में। तो यहाँ से देखिएगा अवतल दर्पण का उपयोग, तो अवतल दर्पण का उपयोग जो है कि टार्च में, सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्रदीप में, यानी कि जो आगे वाली लाइट होती है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश का शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इन्हें जो है कि चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग दर्पणों में के रूप में किया जाता है, किसका, अवतल दर्पण का। और जो दंत विशेषज्ञ होते हैं वो अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का भी ये प्रयोग है, और उपयोग है, कहाँ कहाँ किया जाता है। और यहाँ से देखिएगा, उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति। तो उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रति देखिए, अनंत पर अगर रखा जाएगा, तो फोकस एफ पर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, और अत्यंत छोटा व बिंदु के साइज का बनेगा, आभासी तथा सीधा बनेगा। और अनंत तथा दर्पण के ध्रुव पी के बीच में रखा जाएगा अगर, तो पी तथा एफ के बीच में बनेगा, और छोटा बनेगा, और आभासी तथा सीधा बनेगा। तो यहीं से फ्रेंड्स प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहाँ से देखिएगा, जहाँ से आपके जो है कि टीआरई 3 री एग्जाम पीआरटी में प्रश्न पूछ लिया गया था उत्तल दर्पण का प्रयोग। तो उत्तल दर्पण का जो है कि प्रयोग वाहनों के पश्च दृश्य को देखने के लिए किया जाता है। यानी कि देखे होंगे आप जो है कि बाइक चलाते हैं, तो उसमें जो कांच लगे होते हैं, जिसमें आप पीछे के वाहनों को देखते हैं, तो उसमें जो है कि उत्तल दर्पण होता है। तो यहीं से जो है कि आप इसको समझ लीजिएगा। और यहाँ से देखिए, गोली दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। तो देखिएगा, बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर प्रतिबिंब से प्रकाश बाईं ओर जो है कि आपतित होता है। ठीक है, तो बाईं ओर आपतित होता है, और मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। तो यहाँ से ये देख लीजिएगा आप। और यहाँ से दर्पण सूत्र तथा आवर्धन। तो दर्पण सूत्र तथा आवर्धन के बारे में यहाँ पर दिया गया है। देखिए, गोली दर्पण में ध्रुव से बिंब की दूरी, और बिंब की दूरी u कहलाती है, और दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी भी कहलाती है। और आपको पहले ही ज्ञात है कि ध्रुव से फोकस दूरी जो है कि इसको एफ से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, जिसे दर्पण सूत्र कहा जाता है। और ये जो है कि सूत्र आपको जो है कि पता रहना चाहिए, क्योंकि इससे भी प्रश्न डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये क्या है, फोकस दूरी है। और भी और यू के बारे में हमने आपको जो है कि नीचे बताया था। तो भी क्या है, तो भी जो है कि है आपका यहाँ पे
यू क्या है, तो यू है आपकी बिंब की दूरी और भी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। तो ये जो है कि आप देख लीजिएगा। और यहाँ से आवर्धन, तो आवर्धन क्या होता है, तो आवर्धन होता है फ्रेंड्स यदि यच बिंब की ऊंचाई जिसको यच प्रतिबिंब से डिनोट करते हैं और ऊपर जो है कि एक डैश लगा देते हैं, जो ऊंचाई हो तो गोली दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन एम क्या होगा, तो आवर्धन जो है कि होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई। तो ये आपका फार्मूला है, इस पे भी प्रश्न बन सकता है, आप जो है कि इसको देख लीजिएगा। और यहाँ से प्रकाश का अपवर्तन, देखिए अपवर्तन और परावर्तन और उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, इसके प्रयोग जो है कि पढ़ना था मुख्य रूप से, ठीक है। तो परावर्तन क्या होता है, तो देखिएगा किसी पारदर्शी माध्यम से प्रकाश सरल रेखा में गमन करता प्रतीत होता है। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करता है तो क्या होता है, अब अब भी सरल रेखा में चलता है या अपनी दिशा बदलता है, तो बदलता है फ्रेंड्स। उसमें जो है कि जैसे आप देखे होंगे, आप जो है कि किसी कांच के बर्तन में जो है कि पानी में रखे पेंसिल को आप जो है कि देखिएगा तो वो जो है कि हल्की सी टेढ़ी प्रतीत होती है, ठीक है। तो यहाँ से ये था। और यहाँ से पानी में आंशिक रूप से डूबी पेंसिल के मुड़े होने की घटना पर विचार करेंगे, तो ये भी प्रकाश का परावर्तन ही है। और यहाँ से प्रश्न बनता है। और आगे देखिएगा यहाँ से प्रकाश का अपवर्तनांक, तो प्रकाश का जो है कि अपवर्तनांक क्या होता है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो है कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, ठीक है। तो ये जो है कि आप देख लीजिएगा। और चाल से चालकता जो कि प्रकाश किसी माध्यम से होने पर ध्रुतमान चाल है, वायु में प्रकाश की चाल जो है कि निर्वात की अपेक्षा थोड़ी कम होती है, यानी कि वायु में जो प्रकाश की चाल होती है वो जो है कि निर्वात की अपेक्षा थोड़ी कम होती है, ठीक है। यानी कि वायु में प्रकाश की चाल जो है कि निर्वात की अपेक्षा कम होती है, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। और यहाँ पे देखिए कांच या पानी में यथेष्ट रूप से घट जाती है। दो माध्यमों के युग में अपवर्तनांक का मान दोनों माध्यम के प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। तो यहाँ से आप जो है कि देख लीजिएगा। और यहाँ से जो है कि कुछ द्रव्यात्मक माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक जो आपकी जो है कि एनसीईआरटी में दिए गए हैं, और यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। तो देखिएगा यहाँ से ध्यान से, वायु में वायु का अपवर्तनांक तो देखिएगा 1.0003 और बर्फ का जो है कि अपवर्तनांक 1 जो है कि 1.31, और जल का जो है कि अपवर्तनांक 1.33, एल्कोहल का 1.36, किरोसिन का 1.44। देखिए यहाँ ये आपके जो है कि एनसीईआरटी में दिया गया है, तो प्रश्न यहाँ से भी पूछा जा सकता है। तो खास तौर से
अपवर्तन। ठीक है, तो इसका पहला प्रश्न हमारा क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम कौन कौन से हैं। तो ये जो है कि आपके एनसीईआरटी के जो है कि पहले चैप्टर में ही दिया गया है। और देखिएगा, प्रकाश के परावर्तन के नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यह भी नियम है प्रकाश के परावर्तन का। और आपतित किरण तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होती है, ये भी प्रकाश के परावर्तन का नियम है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से जो है कि आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी जो ऑप्शन है वो प्रकाश के परावर्तन के नियम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिएगा और भी प्रश्न हमें बने हैं। और यहाँ से देखिएगा, गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है वो क्या कहलाता है। यानी कि वो गोली दर्पण जिसका जो है कि परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ है वो क्या कहलाता है। तो वो जो है कि जो बाहर की तरह जो है कि उभरा रहेगा, वो जो है कि बाहर की ओर जो है कि वक्रित है, वो कौन सा जो है कि दर्पण है, ये हमें प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो वो जो है कि आप उत्तल दर्पण है, ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर, तो बाहर की ओर आप जो है कि याद रखिएगा, बाहर की ओर वक्रित है तो वो उत्तल दर्पण होगा, और अंदर की तरफ वक्रित रहेगा तो वो जो है कि अवतल दर्पण होगा। तो यहीं से दोनों प्रश्न आपके क्लियर हो जाने चाहिए। और गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका अवतल दर्पण। हमने जो है कि पहले ही प्रश्न में, दूसरे प्रश्न में ही बताया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिएगा 3 नंबर का प्रश्न, 4 नंबर का प्रश्न, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। यानी कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है कि कैसी होती है, तो हमेशा जो है कि ऋणात्मक होती है अवतल दर्पण की फोकस दूरी। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा, वाहनों के साइड में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्न आपके TRE 3 PRT में पूछा गया था, जो कि इसी चैप्टर से था। ठीक है, और आपके जो है कि NCERT में भी दिया गया है ये लाइन कि वाहनों के साइड में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है। तो इसमें जो है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे, और ये प्रश्न पूछा भी गया था। और देखिएगा, बादलों का रंग सफ़ेद किसके कारण दिखाई देता है। यानी कि जो बादलों का रंग जो है कि हमें सफ़ेद किस कारण दिखाई देता है, ये प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है कि बादलों का रंग हमें सफ़ेद दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, और देखिएगा यहाँ से, पानी में डूबी हुई पेंसिल टेढ़ी प्रतीत होती है किसके कारण। तो ये सारे लाइन जो है कि फ्रेंड्स आपके क्लास 10th की NCERT विज्ञान में और चैप्टर नंबर 9 में दी गई हैं। इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है कि ये मैं MCQs बनाया हूँ। पानी में डूबी हुई पेंसिल टेढ़ी प्रतीत होती है किसके कारण। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है कि पानी में जो डूबी हुई पेंसिल है वो हमें टेढ़ी प्रतीत दिखाई देती है। तो ये जो है कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देती है। ये प्रकाश के परावर्तन के जो है कि नियम में ये जो है कि एग्जाम्पल में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिएगा यहाँ से 8 नंबर का प्रश्न, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है। तो उत्तल जो है कि लेंस की जो है कि फोकस दूरी हमेशा जो है कि धनात्मक होती है। ये जो है कि आप यहाँ पे जान लीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की जो है कि फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। तो मैं यहीं पे जो है कि अवतल लेंस आपको लिख देता हूँ, आप जो है कि नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न हैं, और दोनों प्रश्न जो है कि एक दूसरे के अपोजिट हैं और प्रश्न बनते हैं। ठीक है, और यहाँ से एक दर्पण के वक्रता की फोकस लंबाई और त्रिज्या के बीच क्या संबंध है होता है। यानी कि डायरेक्टली सूत्र पूछा जा रहा है, और एक दर्पण के वक्रता की फोकस लंबाई और त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है। तो ये संबंध होता है R बराबर 2F। ये जो है कि आपके NCERT में भी दिया गया है, इसको जो है कि आप लिख लीजिएगा।
इस पे प्रश्न भी बनता है, सवाल भी आते हैं। तो ये r बराबर 2f आप याद रखिएगा। यानी कि जो फोकस दूरी होती है वो त्रिज्या की आधी होती है। यहाँ से r बराबर जो है कि आप 2f करेंगे और f जो है कि इस तरफ अगर आ जाएगा तो r बराबर यहाँ से 2 हो जाएगा। यानी कि फोकस दूरी जो होती है वो त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा 10 नंबर का प्रश्न, एक बिंब को अवतल दर्पण की ध्रुव तथा फोकस दूरी के फोकस के बीच रखा जाए। यानी कि एक बिंब को जो है कि अवतल दर्पण की ध्रुव तथा फोकस के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब जो है कि कहाँ पर बनेगा। तो देखिएगा, जब एक बिंब को अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब हमेशा जो है कि दर्पण के पीछे बनता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है कि आप याद रखिएगा, ठीक है। और देखिएगा 11 नंबर का प्रश्न, अवतल दर्पण निम्नलिखित में से किस स्थिति में आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। यानी कि अवतल दर्पण निम्नलिखित में से किस स्थिति में आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ये जो है कि प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो जब बिंब जो है कि P तथा F के बीच में रखा जाएगा तब यह स्थिति आएगी कि जो है कि आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। और यह कहाँ पर होती है, तो अवतल दर्पण में होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर है। और देखिएगा यहाँ से 12 नंबर का प्रश्न, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। यानी कि उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कैसा होता है। तो वो हमेशा जो है कि आभासी, सीधा और आकार में जो है कि छोटा होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर है। आपको याद क्या रखना है कि अवतल दर्पण के द्वारा जब प्रतिबिंब बनता है तो हमेशा आभासी और सीधा और आकार में छोटा होता है। तो ये जो है कि आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी याद रखिएगा। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। यानी कि ये लाइन भी आपकी जो है कि एनसीईआरटी में दी गई है। और देखिएगा, अवतल दर्पण का उपयोग जो है कि टार्च में और शेविंग दर्पण में दाढ़ी बनाने के लिए और दंत विशेषज्ञ द्वारा उपयोग दर्पण, यह अवतल दर्पण ही होता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग जो है कि टार्च में होता है, शेविंग में होता है और दंत विशेषज्ञ जो डॉक्टर होते हैं वो ही जो है कि रखते हैं अवतल दर्पण को, ठीक है। तो जो है कि ये ऑप्शन नंबर जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आप जो है कि याद रखिएगा, ठीक है। और देखिएगा आगे, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर कुछ किरणें परावर्तित होने के बाद एक बिंदु पर मिलती हैं या एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, यह बिंदु क्या कहलाता है। यानी कि देखिएगा, जब एक बिंदु से अवतल दर्पण को जब मुख्य बिंदु से जो है कि समानांतर किरण परावर्तित होती है तो एक जो है कि एक बिंदु पर मिलती हैं। यानी कि देखिएगा, या तो किरणें या तो देखिए ये यही पूछा जा रहा है, या तो किरणें आती हैं और यहाँ पे मिलती हैं, ठीक है, या तो एक जगह से जो है कि किरणें प्रसारित होती हैं, ठीक है। तो इसी को जो है कि पूछा जा रहा है, इसी को पूछा जा रहा है। तो इसको जो है कि क्या कहते हैं, तो इसको मुख्य फोकस कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अब देखिएगा आगे 15 नंबर का प्रश्न, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन से लेंस का उपयोग करते हैं। तो ये भी दो प्रश्न बनता है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो देखिएगा, दोनों आपके जो है कि एनसीईआरटी में दिए भी गए हैं। तो यहाँ से जो है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए जो है कि यहाँ पर अवतल लेंस का जो है कि प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब कोई भी व्यक्ति को जो है कि निकट दृष्टि दोष होगा तो उसके निवारण के लिए जो है कि उसको अवतल लेंस का जो है कि उपयोग करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिएगा, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस। तो यहाँ पे उत्तल लेंस भी आप याद रखिएगा, यहाँ पे दूर दृष्टि दोष, तो ये भी आप जो है कि याद रखिएगा। और देखिएगा फ्रेंड्स, आगे यहाँ से ये चैप्टर भी आपका ख़त्म होता है और इस चैप्टर में जो है कि आपके कुछ एमसीक्यूज भी दिए गए हैं जो यहाँ से भी डायरेक्टली प्रश्न बनता है। तो देखिएगा, प्रश्न नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। यानी कि मिट्टी जो है कि प्रयुक्त नहीं की जा सकती है लेंस बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी राइट आंसर। और यहाँ पे 2 नंबर,
किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो वस्तु की स्थिति जो है कि दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होगी, तब जो है कि अवतल दर्पण। तो देखिएगा, तो इससे प्रतिबिंब कैसा बनेगा? देखिए, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा पाया जाएगा जब जो है कि दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के मुख्य फोकस के बीच रखा जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी राइट आंसर है। और किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? तो फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखें। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी राइट आंसर है। और यहाँ से भी डायरेक्टली प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं। ठीक है, और यहाँ से किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस समतः है, यानी कि माइनस में है। तो देखिएगा, फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है अवतल लेंस की, और उत्तल लेंस की जो है कि फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। तो यहाँ पे जब आप जैसे ही ऋणात्मक देखेंगे तो अवतल लेंस को जो है, अवतल को जो है कि आप टिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए राइट आंसर है। और देखिएगा, यहाँ से किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूर खड़े हों, ठीक है, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो वो कौन सा दर्पण है? तो वो जो है कि समतल अथवा उत्तल दर्पण है। ये जो है कि आपका राइट आंसर है, उत्तल दर्पण या समतल दर्पण। किसी दर्पण से आप चाहे कितना हो भी दूर खड़े रहेंगे, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होगा। ये जो है कि समतल अथवा उत्तल में देखने को मिलता है। ठीक है, और ये लास्ट प्रश्न आपके जो है कि चैप्टर में दिया गया है। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो हम लोग जो है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस जो है कि पसंद करेंगे। तो जो है कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ से आपके जो है कि